नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। ये कहावत चरितार्थ होती है इंडिया गठबंधन के ऊपर। इंडिया गठबंधन ने टीवी चैनलों पे काम करने वाले 14 एंकर्स का बायकॉट किया है। उनका कहना है कि ये वो एंकर हैं जो गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं। वो सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से सवाल पूछते हैं और जो बात नहीं कहनी चाहिए वो कहते हैं। एक तरीके से उनको सुनने के बाद ये लगता है कि वो एंकर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हो गए हैं। इसको लेते हुए इंडिया गठबंधन ने एक 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे हम शेयर कर रहे हैं। इनके नाम भी हैं और फ़ोटो भी हैं, आप देखते रहिए। ये अलग अलग मीडिया संस्थानों में काम करते हैं। एक तरीके से देखें तो पहले इन्हीं एंकर्स के पास कांग्रेस भी जाती थी, विपक्ष भी जाता है और खुद को बहुत सम्मानित, बहुत गौरवान्वित अनुभव करते थे। लेकिन आज यही जो एंकर्स हैं वो विलेन बन गए हैं। आपने इनके नाम पढ़ लिए होंगे, फ़ोटो भी देख लिए होंगे और इन सबको पहचानते भी होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन के निगाह में सिर्फ यही ऐसे 14 पत्रकार थे, एंकर थे जो गोदी मीडिया का काम कर रहे थे और इनके बायकॉट के बाद जो गोदी मीडिया की समस्या बार बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उठाता है वो अब नहीं उठाएगा? हमारी जो कहावत थी वो यही थी कि आपने गुड़ तो खा लिया लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। यानी एंकर्स को तो निकाल दिया है, उनका तो बायकॉट कर दिया है, लेकिन जो मीडिया संस्थान हैं उनका बायकॉट आप नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि क्या कोई एंकर, कोई पत्रकार ऐसा है जो अपने मीडिया संस्थान की गाइडलाइन के खिलाफ कोई खबर चला सकता है? अगर खबर चलाएगा तो क्या वो संस्थान में रह सकता है? इसका उत्तर है ना। कोई भी पत्रकार इस हैसियत का नहीं है कि वो अपनी मनमानी खबर लिख सके और मीडिया संस्थान में रह भी सके। अगर वो मीडिया संस्थान के खिलाफ कोई कदम उठाता है या मीडिया संस्थान की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जाता है तो अगले दिन उसको मीडिया संस्थान से हाथ धोना पड़ेगा, वो वहाँ पत्रकार नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी समस्या है वो मीडिया संस्थान की तरफ से है, लेकिन इंडिया गठबंधन उसका हल ढूंढ रही है एंकर्स में। किसी भी सम्मानित, प्रतिष्ठित और जो जवाबदेही वाले संगठन हैं उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे जग हंसाई हो। आज इस देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि पत्रकार अपने मन से कुछ नहीं करता, वो जो मीडिया संस्थान की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार करता है। में सिर्फ एंकर्स का बायकॉट करके इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा ये समझ नहीं आ रहा है। उल्टे ये एक ऐसी परिपाटी शुरू हो रही है कि इसके बाद जिस भी व्यक्ति को जो खबर सही नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, उसे वो गलत बताएगा और पत्रकार को, मीडिया संस्थान को बायकॉट करेगा, बेईमान कहेगा और तमाम तरीके के आरोप लगाएगा। ऐसा पहले भी होता रहा है, कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के आरोप मीडिया पर लगे हैं। हल्ला बोल जैसे कार्यक्रम मीडिया संस्थानों के खिलाफ होते रहे, लेकिन वहाँ एक अंतर था। हल्ला बोल अखबार के खिलाफ किया था, उन्होंने किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं किया था। इंडिया गठबंधन ने जो अपना हल्ला बोला है बायकॉट का, वो बोला है सिर्फ एंकर्स को लेके। अगर वास्तव में इंडिया गठबंधन को लगता है कि मीडिया गोदी हो गई है, सिर्फ भाजपा की बात कर रही है, वो कांग्रेस की बात नहीं उठा रही, वो इंडिया गठबंधन की बात नहीं उठा रही, तो उसे मीडिया संस्थानों का भी बायकॉट करना चाहिए था। अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो इसका एक ही मकसद है कि वो इस समस्या का समाधान नहीं चाहती, वो सिर्फ पत्रकारों को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि हम तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। हो सकता है कि सत्ता आती देख या जाती देख बहुत सारे मीडिया संस्थान अपना रुख बदलते हैं। किसी मीडिया संस्थान को ये लगे कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, इंडिया गठबंधन की सत्ता आने वाली है,
तो वो उन पत्रकारों को नौकरी से निकाल सकता है। यानी जो आरोप अभी तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे लगाती रही है कि उनके चलते तमाम पत्रकारों को निकाला गया, अब वही काम वो खुद कर रही है। लिहाजा ये जो एक लड़ाई शुरू हुई है, ये एक अंतहीन लड़ाई है। और अंतहीन ऐसे है, सत्ता कभी किसी एक की नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। और बदलते दौर में जब सत्ता बदलेगी तो जो भी विपक्ष में होगा इसी तरीके का काम करेगा। यही बॉयकॉट उनका नज़ीर बन जाएगा। अगर इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि अगर ईडी को बहुत सारे अधिकार कांग्रेस ने यूपीए सरकार में नहीं दिए होते तो शायद आज ईडी इतनी पावरफुल नहीं होती और आज ईडी की इतनी शिकायत कांग्रेस नहीं कर रही होती, विपक्षी नहीं कर रहे होते। दूसरा एक और सवाल है, जो विशेषाधिकार हनन का मामला है एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसमें 2 साल की सज़ा की बात थी। जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय एक सुधार का विधेयक लाया गया था और ये कहा गया था इस अधिनियम के द्वारा सज़ा पाने के बाद भी सदस्यता नहीं जानी चाहिए जब तक कि क्लियर कट एक आदेश न हो। लेकिन उस बात का विरोध खुद राहुल गांधी ने किया था और लिहाजा वो जो संशोधन था वो पास नहीं हो पाया और जनप्रतिनिधि कानून उसी तरह बना रहा, जिसके चलते 2 साल की सज़ा पाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा किया गया काम आपके विरोध में नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आपने 14 एंकर्स का बायकॉट किया है, आप विपक्ष में हैं, कल आप सत्ता पक्ष में होंगे और उस समय जो विपक्ष में होगा वो ऐसे ही आरोप लगा रहा होगा। अगर पूरे मीडिया के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कभी भी मीडिया स्वतंत्र नहीं रही। जो लोग ये कहते हैं वो सिर्फ अपनी बात को रखने की बात करते हैं। जब भी कोई मीडिया संस्थान, कोई पत्रकार सरकार से सहायता लेगा तो कभी भी उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो पाएगा। अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके से सरकारों ने मीडिया को प्रलोभन देने की कोशिश की है, उनको बांटने की कोशिश की है। सरकारें जो मीडिया के लिए करती हैं वो पूरे पत्रकारों के लिए नहीं करती हैं, वो सिर्फ उन पत्रकारों के लिए करती हैं जो उनकी मदद में खबर लिखते हैं। यानी जो सरकारी पत्रकार कहलाते हैं उनको मकान, दुकान, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं बहुत सारे कार्यकालों में मुख्यमंत्री देते रहे हैं। इसमें कोई किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सारे मीडिया संस्थान या सारे मीडिया जो कर्मी हैं उनके लिए ऐसी कोई सुविधा किसी प्रदेश में नहीं है। चुने हुए मीडिया प्रतिनिधियों के लिए सरकारें सुविधाएं देती हैं और वो इसलिए देती हैं जिससे कि अपनी मनमानी खबर वो लिखवा सकें। बहुत सारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरों में पत्रकारों को ले जाते थे, तो क्या सारे पत्रकारों को ले जाते थे? नहीं, उन्हीं पत्रकारों को ले जाते थे जो उनकी खबरें करते थे। राजनीतिक दल उन्हीं पत्रकारों को पोषित करते हैं जो उनकी खबर करते हैं। ये क्या है? ये भी एक तरीके का आप मीडिया पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया पे नियंत्रित करने का सीधा सा काम है कि उसको प्रलोभन दिया जाता है, उसको अपनी तरफ मिलाया जाता है। धीरे धीरे ये अवस्था बढ़ती गई और आज इस कदर पहुंची है कि विपक्ष ने मीडिया के 14 एंकर्स का बायकॉट कर दिया। ये परिपाटी भी उल्टी पड़ेगी। जब कांग्रेस सत्ता में होगी और विपक्ष दूसरा होगा तो इसी नज़ीर को सामने रखते हुए ऐसे ही काम करेगा। वो भी मीडिया को आपका गोदी मीडिया कहेगा। लिहाजा ये खतरनाक कदम है और ये वैसा ही कदम है कि जिसमें भेद करके कांग्रेस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। अगर उसे सच में मीडिया का विरोध करना था, मीडिया का बायकॉट करना था, तो उसे मीडिया हाउस जो हैं, मीडिया संस्थान जो हैं, उनका विरोध करना चाहिए। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैनल ही नहीं, बहुत सारे प्रिंट में भी हैं जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, तो क्या उनका भी बायकॉट किया गया? ये 14 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, क्या इनके मानहानि नहीं की गई है इंडिया गठबंधन के द्वारा? इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कौन सा सबूत है कि जो वो कह सकती है कि ये लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं? लिहाजा एक तरीके से ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है। आमतौर पे सुना जाता था
कि जो सत्ता पक्ष होता है वो इस तरीके के दमनात्मक कार्रवाई करता है, लेकिन अब विपक्ष ने इसकी शुरुआत की है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात है। अगर वास्तव में इंडिया गठबंधन गंभीर है, उसे लगता है कि बिना मीडिया के वो कुछ सफलता हासिल कर लेगी, तो उसे समूची मीडिया का बॉयकॉट करना चाहिए और बताना चाहिए कि सिर्फ पत्रकार ही नहीं, मीडिया हाउस जिम्मेदार है। दरअसल कोई भी पत्रकार मीडिया हाउस से अलग हट के काम नहीं कर सकता। ऐसे में सिर्फ पत्रकार या एंकर को बायकॉट करना समझ नहीं आता है, और जनता इस बात को समझती है कि आप गुड़ खाना चाहते हैं और गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। आप मीडिया के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं, आप उन एंकर्स के बहाने पूरे पत्रकारों को धमकाना चाहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ गया तो आपका बॉयकॉट हो सकता है। आपको क्या लग रहा है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।